आज हमने ये है जी चैप्टर नंबर जो है ये 4 है। और इसका है जो टाइटल मच अडू अबाउट नथिंग, के नथिंग के बारे में कितनी ज़्यादा बातें हो सकती हैं वो बेसिकली हम आज कवर करने चाहेंगे। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात हुई थी, आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की, कि आइंस्टाइन के टाइम पे जो प्रिवेलिंग जो एक आइडिया था, जो समझ थी कि यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स कैसा है, यूनिवर्स की शेप कैसी है, यूनिवर्स कितना पुराना है, ये सब बातें जो हैं वो आइंस्टाइन के वक्त पे एक लिहाज से लोगों की एक बायस सेट थी, या जो उनका उस वक्त का नॉलेज था उसके मुताबिक वो ये समझते थे कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है, यानी जैसा है हमेशा से वैसा ही था, और यूनिवर्स इटर्नल है और कभी भी ये मतलब हमेशा से मौजूद था। तो ये जो एक ये जो नोशन था ये तोड़ा एडविन हबल ने। आइंस्टाइन ने भी इसकी हेल्प की इस नोशन को तोड़ने में। जॉर्ज लेमेटेयर थे जिन्होंने मतलब जो मेन बंदे थे इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, वो जॉर्ज लेमेटेयर थे। और जॉर्ज लेमेटेयर जो थे उन्होंने ये खुद प्रपोज किया कि बिग बैंग एक रियलिटी है, और बिग बैंग की जो रियलिटी है उसको एक्सप्लेन करने वाले जो जॉर्ज लेमेटेयर थे, जब पोप ने बिग बैंग के ऊपर खुदाई झंडे गाड़ने की कोशिश की तो जॉर्ज लेमेटेयर ने क्या कहा, पोप साहब बस ये काम आप ना करें, क्योंकि साइंस के मामलात में आप टांग ना ही अड़ाएं, आपको नहीं पता इसका कि इसका क्या मतलब है। तो पोप पायस द 12th को अपना जो स्टेटमेंट है वो वापस लेना पड़ा, और उन्होंने कभी भी दोबारा ये नहीं कहा कि बिग बैंग जो है कोई हमारी बुक ऑफ जेनेसिस से रिलेट करता है किसी भी तरह से। तो हम बात करते हैं हमेशा कि जितना भी ऑर्डिनरी मैटर है हमारे यूनिवर्स में, पिछले हम में बात कर आए थे इसके ऊपर, डार्क मैटर की हमने बात कर दी थी कि गैलेक्सीज जो हैं वो जितनी तेजी से स्पिन कर रही हैं उतनी तेजी से स्पिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें इतना मैटर ही नहीं है कि वो जो बाहर वाले स्टार्स हैं जो आउटर आर्म पे, जैसे हमारा सूरज जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी की एक आउटर आर्म पे आता है, उस जगह पे ये जितनी तेजी से गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं, और जो इससे भी ज्यादा बाहर जो स्टार्स हैं जो कि गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं, वो इतनी स्पीड से घूम रहे हैं कि अगर जिस स्पीड पे वो घूम रहे हैं उस स्पीड के ऊपर गैलेक्सी के अंदर इतना मास ही नहीं है कि वो ग्रेविटी एग्जर्ट करके उनको गैलेक्सी के अंदर काबू में रख सके। यानी जितना मास हमें मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर या एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर नजर आता है उसके मुताबिक गैलेक्सी को टूट जाना चाहिए, ठीक है। मगर क्या हुआ है कि वो गैलेक्सी जो है वो अभी भी कायम है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी के अंदर मजीद मास है, और हमने जब डिस्कवर किया कि सारा जितनी डिस्कवरी हुई उसमें ये बात सामने आई कि जितना भी मास है वो सबको भी काउंट कर लिया जाए तो हमें उससे कितने टाइम्स, उससे कोई 30 टाइम्स ज्यादा मास हमें चाहिए। यानी कितना है कि हमारा जो जो गैलेक्सी का मास है वो 1 पार्ट जो है विजिबल है, बाकी का 30 पार्ट्स जो है वो इनविजिबल है, ठीक है। यानी हमारा फिर हमें क्या पता चला, इवन ऑल द ऑर्डिनरी मैटर एंड डार्क मैटर इन द यूनिवर्स। फिर जब आगे बात करते हैं कि फिर हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का भी देखा, ठीक है। लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से ये पता लगा कि यूनिवर्स फ्लैट है, ठीक है। तो यूनिवर्स फ्लैट था, मगर अब कैसे हमें ये बात पता चलेगी कि यूनिवर्स फ्लैट है? तो यूनिवर्स फ्लैट होने के लिए जितने भी मॉडल्स और थ्योरेटिकल मॉडल्स आज तक बने, कंप्यूटेशनल मॉडल्स भी बने, उनके मुताबिक भी यूनिवर्स के फ्लैट होने के लिए हमें ये 30% जो 30 टाइम्स मोर जो डार्क मैटर है हमारे यूनिवर्स के अंदर, इसके बावजूद हमें 70% और मास चाहिए, ठीक है। यानी वो 70% और एनर्जी हमें चाहिए, यानी यूनिवर्स की ओवरऑल एनर्जी डेंसिटी तब इक्वल होगी कि 0.5% जो है वो विजिबल मैटर है, 30% जो है वो डार्क मैटर है, और बाकी का सब जो है वो और एनर्जी होगी, तो ओनली देन हमारा यूनिवर्स फ्लैट यूनिवर्स हो सकता है। मगर ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल चुका है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की ऑब्जर्वेशन से, कि यूनिवर्स फ्लैट है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि इन 1917 एल्बर्ट आइंस्टाइन had tried to solve the contradiction between his theory and static universe using a cosmological constant। तो जब उसने शुरू में दी थी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी 1917 में, तो उस वक्त एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी जब उसने देखी, थ्योरी की इक्वेशंस और थ्योरी की पूरी वर्किंग, तो उससे ये पता लगा कि यूनिवर्स को तो श्रिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी का अट्रैक्टिव फोर्स है
और जितने भी बॉडीज हैं, हर बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो उसने ये सोचा कि इसको तो श्रिंक हो जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, फिर इस पॉइंट के ऊपर आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की अट्रैक्टिव फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए एक रिपल्सिव एनर्जी यूनिवर्स के अंदर उसका एक पोस्टुलेट दिया। और वो फोर्स जो है वो अगर लोकल स्केल पे बहुत छोटी है, यानी प्लैनेट्स के और स्टार्स के स्केल पे बहुत छोटी है, मगर शायद गैलेक्सीज के स्केल पे वो इतनी बड़ी हो जाती थी कि वो जो है वो क्या कर सकती थी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन को रिपेल कर सकती थी और एक स्टैटिक यूनिवर्स में रिजल्ट कर सकती थी। तो इसको आइंस्टाइन ने कॉस्मोलॉजिकल टर्म का नाम दिया। आज हम इसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के तौर पे जानते हैं। और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का प्रॉब्लम जो है वो भी हमारे सामने आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द एनर्जी ऑफ नथिंग। दिस नथिंग मीन्स स्पेस, ठीक है। इफ वी रिमूव डस्ट, गैस, पीपल एंड इवन रेडिएशन पासिंग थ्रू from a region of space and the space with something that would correspond to a cosmological term such as Einstein invented। यानी आप सब कुछ एक रीजन ऑफ स्पेस से निकाल दें, उसके बाद भी उस स्पेस, अगर कोई स्पेस की कोई नॉन जीरो वैल्यू है, उसकी कोई नॉन जीरो एनर्जी है, तो बेसिकली वो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होगी वो एनर्जी। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। क्वांटम मैकेनिक्स, नील्स बोहर, श्रोडिंगर और पॉल डिराक और हाइजेनबर्ग, ये बड़े बड़े नाम हैं किसके, क्वांटम मैकेनिक्स के। तो क्वांटम मैकेनिक्स 1912 से 1927 के दरमियान नील्स बोहर, अरविंद श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और ये आ गई हमारे सामने। बोहर ने क्या प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द उसी तरह घूमते हैं जिस तरह प्लैनेट्स सन के गिर्द घूमते हैं। मगर उसने एक और चीज बताई। वो क्या थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके खास रूल्स हैं, और ये जो हैं नहीं एज but demonstrated that the observed rules of atomic spectra, the frequencies of light emitted by different elements, could only be understood if somehow the electrons were restricted to have stable orbits in fixed set of quantum levels। तो वो क्या कह रहा है, अब कई शेल्स होते हैं एक एटम के गिर्द, जैसे हाइड्रोजन का एटम है उसका सिर्फ एक ही शेल है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मगर उससे ऊपर आप चले जाएं तो कईयों के पास 3-3, 4-4 शेल्स होते हैं। तो हर शेल की एक एनर्जी वैल्यू है, और जब आप एक एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर के मुताबिक उसके शेल्स जो हैं वो डेजिग्नेट हुए हैं कि कितने ऑर्बिट्स हैं उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के मुख्तलिफ। तो क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जब उसको गर्म किया जाता है तो एलिमेंट, तो उससे वो जो रेडिएशन इमिट करता है वो एक खास स्पेक्ट्रम की रेडिएशन होती है, डिपेंडिंग अपॉन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन किस किस ऑर्बिट में उसके गिर्द घूम रहा है, उसके मुताबिक उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। तो बोहर ने ये चीज बताई थी और उसने ये कहा था कि इनके ऑर्बिट स्टेबल और फिक्स्ड होते हैं, और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये क्वांटम लेवल्स हैं, और ऐसे नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन एक जो है ना वो न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाए, एटम से निकल जाए। ठीक है। उसने फिर साथ ये पोस्टुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल से दूसरे लेवल में असेंड या डिसेंड कर सकते हैं। यानी एक बिल्कुल आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो उससे निचले शेल में जा सकता है, मगर कैसे जाएगा, या तो वो एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा या फिर इमिट करेगा डिस्क्रीट क्वांटिटीज, एक खास क्वांटिटी की एनर्जी जो है वो एक क्वांटा की एनर्जी वो करेगा, या तो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर ही वो अपना ऑर्बिट चेंज कर सकता है। ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान वो एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न की लाइट वो देगा। The very quanta that Max Planck first proposed in 1905 as a way of understanding the forms of radiation emitted by hot objects। तो जो है किसने, मैक्स प्लांक ने जो कहा था, जो प्रपोज किया था कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन इमिट करते हैं, उसकी रीजन किसने प्रोवाइड की, उसकी नील्स बोहर ने उसकी उसकी कंफर्मेशन और उसकी एक थ्योरेटिकल मॉडल प्रोवाइड किया। ठीक है। तो क्या है,
When one incorporates the results of Einstein's particular theory of relativity into quantum universe, space becomes much stranger than it was before. तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को बनाने की कोशिश की जाए, जो कि अभी तक दुनिया नाकाम ही रही है, तो एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत ही स्ट्रेंज सी दुनिया पैदा होती है जो कि बड़ी अजीब है. The first person to successfully incorporate relativity into quantum mechanics was Paul Dirac. तो पॉल डिराक जो था उसने सबसे पहले ये कोशिश शुरू की थी और उसने कुछ पोस्टुलेट जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के हैं उनको आपस में मिला के एक कंबाइंड थ्योरी देने की कोशिश की थी. बट क्या हुआ, जाहिर बात है कि वो ये हैंडशेक जो है ये कंप्लीट कभी भी नहीं होता, ये हमेशा आधा ही रहता है. ठीक है. He himself had already played a leading role in developing quantum mechanics as a theory. तो पॉल डिराक का बहुत बड़ा रोल है. तो अच्छा जी, Schrödinger and Heisenberg independently demonstrated that it was possible to derive these rules from first principles if electrons obeyed rules of dynamics that were different from those applied to macroscopic objects. तो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग दोनों ने देखा था कि क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो जो एवरीडे ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक बॉल फेंक दी है जमीन में, कोई भी ऐसा दूसरा मतलब हमारी आम जिंदगी में हमारे सामने जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हैं या बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन उन रूल्स के तहत नहीं चलते. दे डोंट फॉलो द सेम रूल्स ना, वो टोटली डिफरेंट दुनिया में रहते हैं, उनकी दुनिया के डायनामिक्स ही डिफरेंट है. तो बेसिकली डायनामिक्स किसको कहा जाता है? बॉडीज के मोशन को फिजिक्स की जुबान में डायनामिक कहा जाता है कि कोई बॉडी किस तरह का मोशन बिहेव करती है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन को बिहेव लाइक वेव्स एज वेल एज पार्टिकल्स. तो डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन की, जो कि सभी क्वांटम पार्टिकल्स की है. ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं. अपीयरिंग टू स्प्रेड आउट ओवर स्पेस, हेंस श्रोडिंगर्स वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो श्रोडिंगर का जो वेव फंक्शन है, जिसकी बेसिकली ऑब्जर्वेशन के जरिए इवन के आज ये कंफर्म किया जाता है, डिफरेंट जो उनके जरिए कंफर्म किया जाता है कि कौन सा पार्टिकल डिस्कवर हुआ है या क्या हो रहा है. ठीक है. एंड द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर शोन टू यील्ड प्रोबेबिलिस्टिक determinations with various combinations of different properties not being precisely measurable at the same time, hence Heisenberg's uncertainty principle. तो क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ये है कि कोई भी दो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दोनों एक ही वक्त पे दोनों की दोनों मेजर नहीं की जा सकती. ठीक है. दोनों की दोनों एक वक्त पे मेजर नहीं की जा सकती. तो क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसकी स्पीड नहीं फाइंड कर सकते. अगर आप स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं आप उसकी पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते. तो इस तरह आप ओवरऑल सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी जो है उसको आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है. ये एक चीज है. तो पॉल डिराक, ये पॉल डिराक हैं जी, देख सकते हैं उनकी नौजवानी की तस्वीर है. इन 1929 he hinted at the Schrödinger equation had beautifully and accurately described the behavior of electrons moving at speeds much slower than light. तो श्रोडिंगर की इक्वेशन ने क्या बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन वो डिफाइन कर रही थी, मगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, लाइट की स्पीड से काफी स्लो जब स्पीड पे ट्रेवल करते हैं वो तभी वो डिफाइन कर पा रही थी. पॉल डिराक हैड रिटन एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है उसको डिफाइन किया. एंड द इक्वेशन रिक्वायर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पार्टिकल्स विद अ पॉजिटिव चार्ज. जब उसने ऐसे किया तो अब एक अजीब ही बात सामने आ गई कि इस मोशन के लिए यह जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव चार्ज वाला काउंटर पार्ट जो कि उसी के वेट का हो वो एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है, द ओनली फंडामेंटल पार्टिकल एट दैट टाइम वाज इलेक्ट्रॉन. उस टाइम इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था. ठीक है. सो इन डेस्परेशन Dirac argued that the opposite particles were protons. तो उसने क्या कहा कि ये opposite particles जो हैं प्रोटॉन है. और उसने एक जो बात की वो ये थी कि जी जब प्रोटॉन जब स्पेस के अंदर ट्रेवल करता है तो वो स्पेस के साथ इंटरेक्शन की वजह से या इस तरह कुछ उसने बात की कि जी उसका मास बढ़ जाता है, वरना वो है इलेक्ट्रॉन के जितना ही. मगर अब क्या हुआ, 2 सालों के अंदर अंदर ही क्या है, लोगों को ये समझ आ गई कि यार इधर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और डिराक को भी अपनी बात वापस लेनी पड़ी. विद इन 2 years ऑफ टाइम डिराक प्रपोज्ड द इक्वेशन एंड अ ईयर आफ्टर ही हैड कैपिचुलेटेड and accepted that
if his work was correct then a new particle must exist. तो डीराक ये मान गया, और भी बहुत सारे जो थे साथ के लोग वो मान गए कि जी एक कोई और पार्टिकल, एक पॉजिट्रॉन जो अब एग्जिस्ट करना चाहिए. Experiments looking at cosmic rays bombarding the earth discovered evidence for new particles identical to electrons but with an opposite electric charge which were dubbed positrons. तो इसने पॉल डिराक ने क्या किया था, इसने थ्योरेटिकल मॉडल दे दिया था कि पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करेगा. यानी पॉजिट्रॉन क्या है, उसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उसके सारे बिहेवियर बाकी इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं, बस उसकी जो चार्ज है वो क्या है, वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो पॉल डिराक ने क्या किया था, ये पोस्टुलेट दिया था थ्योरी के थ्रू, और क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया किसके थ्रू, बाद में जो कॉस्मोलॉजी जो क्या उसको कहते हैं, कॉस्मिक रेज जो आ रही थी, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आती हैं, वो उनके रेज के अंदर आपको क्या मिल गया, पॉजिट्रॉन भी मिल गए. So Dirac was vindicated, but he also recognized his earlier lack of confidence in his own theory. Later, he said that his equation was smarter than he was. तो पॉल डिराक ने फिर क्या कहा कि जी मेरी जो इक्वेशन है वो मेरे से ज्यादा क्या है, वो मेरे से ज्यादा समझदार या इंटेलिजेंट है. ठीक है, तो यही कुछ बार बार हमें किसके साथ भी होता हुआ नजर आता है, आइंस्टाइन के साथ भी, कि आइंस्टाइन खुद ही अपनी थ्योरी को अंडरमाइन करता रहता है, और डिराक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट लेटर ऑन जो उसने कहा वो क्या हो गया, वो कंफर्म हो गया. ठीक है जी. अच्छा, तो फिर जब पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो फिर हुआ क्या, डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन रिवील्ड दैट देयर वाज एन एंटी पार्टिकल फॉर एवरी क्वांटम पार्टिकल. अच्छा, अब जब उन्हें समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा फिर इसका मतलब है औरों के भी होंगे. फिर क्या हुआ, आहिस्ता 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 फिर ये सारे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स डिस्कवर होने शुरू हो गए. The existence of antiparticles makes the observable world a much more exciting place. ठीक है, इनकी वजह से, और अब स्टैंडर्ड मॉडल में हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी मौजूद है. स्टिल इट ऑल्सो टर्न्स आउट टू मेक स्पेस मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो हमारे थ्योरेटिकल मॉडल तो काफी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, मगर हमारी जो फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भी होती जा रही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है. बहुत जबरदस्त किस्म की मैथमेटिक्स है उसके अंदर, जो दुनिया में सबसे ब्राइट ब्रेन्स हैं उनके लिए भी करना बहुत सी सिचुएशंस में क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो रिचर्ड फेनमैन जो हैं वो पहले फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि जनरल रिलेटिविटी के अंदर भी आपको एंटी पार्टिकल्स की जरूरत है. क्या है, एंटी पार्टिकल्स की आपको कहां पे जरूरत है, जनरल रिलेटिविटी के अंदर भी. This also yielded a graphic demonstration that space is not empty. तो फिर ये बात निकलने लगी कि स्पेस एम्प्टी नहीं है. ठीक है, इस बात से कि जनरल रिलेटिविटी के बारे में जब ये बातें शुरू हुई तो पता लगा कि अच्छा फिर स्पेस एम्प्टी नहीं है. He recognized that according to relativity, observers moving at different speeds would make different measurements of distance and time. तो रिलेटिविटी की बात के जो भी चीजें डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर ट्रेवल कर रही होती हैं वो टाइम और स्पेस को एक दूसरे से डिफरेंटली क्या करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं. ठीक है, टाइम विल स्लो डाउन फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग वेरी फास्ट. तो जो ऑब्जेक्ट्स बहुत तेज मूव करते हैं उनके लिए क्या होता है, टाइम स्लो डाउन हो जाता है, और जो स्लो मूव कर रहे हैं उनके लिए टाइम तेजी से गुजरता है. तो ये चीज को जनरल रिलेटिविटी के अंदर भी मतलब रिचर्ड फाइनमैन ने रियलाइज किया और इसको इनकॉर्पोरेट अब वो क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे भी करने की तरफ रिचर्ड फाइनमैन लेके चला गया. सम हाउ ऑब्जेक्ट्स कुड ट्रेवल फास्टर देन लाइट, दे वुड अपीयर टू गो बैकवर्ड्स इन टाइम. तो ये एक बड़ा ही अजीब सा पोस्टुलेट दिया. रिचर्ड फाइनमैन ने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल करेंगे तो ऐसे लगेगा कि जो जैसे वो अपने वक्त में पीछे जा रहे हैं, यानी उनके लिए वक्त उल्टा चल रहा है. क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल जो कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा, ऐसे लगेगा कि उसके लिए टाइम उल्टा चल रहा है. ठीक है, अब बड़ी ही अजीब बात है. विच इज वन ऑफ द रीजंस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज टिपिकली कंसिडर्ड अ कॉस्मिक स्पीड लिमिट. इसकी वजह से
स्पीड ऑफ लाइट को क्या समझा जाता है कि एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, यानी जैसे ही कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस करेगा तो वो टाइम में उल्टा चलना लग जाएगा। तो क्या होगा, उसकी फिर अभी आगे बात होती है कि उसकी बेसिकली चार्ज बदल जाएगी। वो कैसे बदलेगी? तो वर्चुअल पार्टिकल्स की बात आ गई कि वर्चुअल पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, Heisenberg's uncertainty principles tell us that we cannot determine specific pair of quantities like position and velocity of a given system at the same time. ठीक है, so we cannot determine the total energy of a system. तो हमें ये पता है हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि दो प्रॉपर्टीज एक ही वक्त में क्वांटम रेल्म के अंदर हम फाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक ही वक्त पे डिटरमिन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो भी क्वांटम सिस्टम है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं उसकी टोटल एनर्जी कभी भी क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड करना इम्पॉसिबल है। What all this implies is that for very short times, इससे एक नया पोस्टुलेट निकला कि बहुत ही कम वक्त, एक बहुत ही कम वक्त है, so short that you cannot measure their speed with high precision, कि ऐसा वक्त जिसके अंदर आप उनकी स्पीड को मेजर ही नहीं कर सकते, बहुत ही थोड़ा टाइम है। क्वांटम मैकेनिक्स अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी दैट दीज पार्टिकल्स एक्ट एज इफ दे वर मूविंग फास्टर देन लाइट। ठीक है, तो प्लांक टाइम से भी कुछ ऊपर, प्लांक टाइम से कम टाइम के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन टेल्स अस दे मस्ट बी बिहेविंग एज इफ दे आर मूविंग बैकवर्ड्स इन टाइम। तो आइंस्टाइन क्या कहता है कि जब ऐसा होगा तो हमें ऐसे लगेगा कि पार्टिकल जो है वो टाइम में पीछे जा रहा है, उसने उल्टी दौड़ लगा दी है, उसके लिए टाइम रिवर्स कर रहा है बिहेव। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग, एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, एंड देन अनदर पॉइंट इन स्पेस, देन एट अनदर पॉइंट इन स्पेस अ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर इज क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते जा रहा है और उस रास्ते में उसे क्या मिलेगा, एकदम दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उसके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ नथिंग आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम आउट ऑफ नथिंग वो आ जाएंगे। देन द पॉजिट्रॉन मीट्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पहले पॉजिट्रॉन जो निकला है आउट ऑफ नथिंग वो उससे टकरा जाता है, जो हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन था, जो पॉजिट्रॉन निकला है आउट ऑफ नथिंग उससे वो टकरा गया और ये दोनों क्या हो गए, एनिहिलेट हो गए, और जो नया इलेक्ट्रॉन निकला था वो क्या कर रहा है, अब उसने इस इलेक्ट्रॉन की जगह ले ली। ठीक है, तो हमें जो इलेक्ट्रॉन बाद में मिला है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन था। जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है वो तो पॉजिट्रॉन के साथ टकरा के खत्म हो गया। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो कौन सा है, वो नया इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्वांटम फील्ड थ्योरीज के अंदर फिर बात ये होती है कि पार्टिकल्स इसी तरह मूव करते हैं कि जिस इंस्टेंट पे भी कोई इलेक्ट्रॉन खड़ा है उस इंस्टेंट से थोड़ा सा दूर क्या होता है कि आपको क्या होता है, वो एक मिल जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर। आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन उससे टकरा के खत्म हो जाता है और जो नया इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे मूव करता है और हमें ऐसे लगता है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन पीछे से मूव करता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज है। As long as this time is short that we cannot measure all particles directly, quantum mechanics and relativity imply that not only is this weird situation allowed, it is required. तो क्या बात है कि ये जो एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है ये ऐसी है कि क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों इसको अलाउ करती हैं, इसकी इजाजत देती हैं कि दिस थिंग कैन हैपन। बट क्या होता है, मगर अगली बात क्या है कि ये सिर्फ अलाउ ही नहीं करती, ये चीज बेस्ट है, ये मतलब ये चीज मस्ट है एक पार्टिकल के जो है क्वांटम फील्ड्स के अंदर से गुजर के जाने के लिए। ठीक है, सही है। तो द पार्टिकल्स दैट अपीयर एंड डिसअपीयर इन टाइम स्केल्स टू शॉर्ट टू मेजर आर कॉल्ड वर्चुअल पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स जो कि बहुत छोटे हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स।
ये क्या है, ये वर्चुअल पार्टिकल हैं। जैसे मतलब इनको इमेजिनरी पार्टिकल्स या वर्चुअल पार्टिकल्स आप कह सकते हैं। वर्चुअल एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब इमेजिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, मगर आगे हमें पता लगेगा कि ये पार्टिकल्स इमेजिनरी नहीं है बल्कि ये रियल है। ठीक है, तो जी सो दीज पार्टिकल्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, इन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट देयर डायरेक्ट इफेक्ट्स, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स प्रोड्यूस द यूनिवर्स दैट वी एक्सपीरियंस। तो जो भी यूनिवर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे अराउंड, वो बेसिकली इन जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं जिनके थ्रू ये वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं, उन्हीं के थ्रू हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। श्रोडिंगर्स इक्वेशन ब्यूटीफुली प्रिडिक्ट्स दैट क्वांटा ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स बिटवीन द ऑर्बिट्स। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या करती है, वो प्रिडिक्ट करती है कि कितनी एनर्जी एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली, मगर क्या है, वो प्रिसाइसली इसको नहीं बताता, यानी एग्जैक्टली वो सिचुएशन नहीं बताती श्रोडिंगर्स इक्वेशन। व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाज ऑब्जर्व्ड मोर केयरफुली, जब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह की जो है ना वो करती है, मतलब किस तरह की एनर्जी इमिट करता है, it was seen to be more complicated than had previously been estimated। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन जो है एक बहुत सिंपल सा स्पेक्ट्रम बताती है, मगर जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम था वो उससे कहीं ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स था। विद सम एडिशनल स्मॉल स्प्लिटिंग बिटवीन लेवल्स ऑब्जर्व्ड कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो कुछ और स्प्लिट्स भी उनको उस स्पेक्ट्रम के अंदर नजर आ रहे थे, जिसको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम के तौर पे वो कह रहे थे कि जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थी वो इतने अच्छे तरीके से इसको नहीं बता रही थी। हैप्पीली डीराक्स इक्वेशन मैनेज टू इंप्रूव द प्रेडिक्शंस कंपेयर्ड टू श्रोडिंगर्स इक्वेशन। तो अब जो पॉल डीराक की इक्वेशन थी उसने क्या किया, ये जो एक रेजोल्यूशन थी उस स्पेक्ट्रम की जो कि श्रोडिंगर की इक्वेशन से एक्सप्लेन ही नहीं हो पा रही थी, वो अब किसने एक्सप्लेन की, पॉल डीराक की इक्वेशन ने उसको कर दिया एक्सप्लेन, और बहुत ही खूबसूरत प्रिडिक्शन थी ये। एंड रिप्रोड्यूस द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग द फाइन स्ट्रक्चर। तो सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, जो बहुत ही बारीक बीनी से देखने के ऊपर बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर एक उस स्पेक्ट्रम का, रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का नजर आता था, पॉल डीराक की इक्वेशन क्या कर रही थी, उसको भी एक्सप्लेन कर रही थी। मगर डीराक को भी कुछ बातों के ऊपर अपने ऊपर शक था और बातें थी। सो फार सो गुड, बट इन अप्रैल ऑफ 1947 यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेरिमेंटलिस्ट विलिस लैम्ब, ये हैं जी विलिस लैम्ब, एंड हिज स्टूडेंट रॉबर्ट सी रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट दैट माइट अदरवाइज सीम इनक्रेडिबली इल मोटिवेटेड। यानी एक ऐसी बात थी कि इनके पास एक पुराना एक्सपेरिमेंट जिसको दोबारा से एक ज्यादा अच्छे जो है ना ज्यादा बेटर रिजल्ट्स के साथ ये उसे कर सकते थे। दे रियलाइज दैट दे हैड द टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी टू मेजर द एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 पार्ट इन 100 मिलियन। तो पीछे जो थी वो इतनी ज्यादा फाइनली वो इसको नहीं देख सकते थे, मगर फिर क्या हुआ कि अब इधर 1 पार्ट इन 100 मिलियन के को भी उनको ऑब्जर्व करने की जो है ना कैपेबिलिटी मिल गई। द डीराक इक्वेशन डिड प्रिडिक्ट the general structure of the new observations, but the key question that Lamb wanted to answer was whether it predicted it in detail. This was the only way to actually test the theory. तो वो ये देखना चाहता था कि कितनी डिटेल में बताती है। And when Lamb tested the theory, it seemed to give the wrong answer at a level of about 100 parts per billion, well above the sensitivity of his apparatus. तो अब जब इसने टेस्ट किया तो क्या हुआ कि पॉल डीराक की इक्वेशन से जो आंसर निकल रहा था वो गलत आ रहा था, और वो आंसर ऐसा नहीं था कि हम उसे ये डाल दे, इस बात पे नहीं डाला जा सकता था कि जी जो विल्स लैम्ब का जो ऑपरेटस है, जो उसके पास एक्सपेरिमेंटल कैपेबिलिटी है, वो इतनी एक्यूरेट नहीं है कि वो ये बता सके कि डीराक की इक्वेशन ठीक है कि नहीं। उसकी मतलब उसने जो रिजल्ट बताया उससे बकायदा पता लग रहा था कि जो है इनके पास कैपेबिलिटी भी है, मगर पॉल डीराक की जो इक्वेशन है वो गलत साबित हो रही थी। अब ये सब के सब बड़े बड़े साइंटिस्ट जितने भी थे, क्वांटम मैकेनिक्स के गुरु, ये सारे के सारे क्या कर गए, सर जोड़ के बैठ गए। ठीक है,
Over the next few years, the best theoretical minds in physics jumped into the fray and tried to resolve the discrepancy. तो इन्होंने इसे रिजॉल्व करने की कोशिश की, इस प्रॉब्लम को. The answer came after a great deal of work. When the dust had settled, it was realized that the Dirac equation gives precisely the correct answer. क्या कहते हैं कि जब उन्होंने सारे सर जोड़ के बैठे, उन्होंने देखा, सब कुछ कर लिया, और उनको ये पता लगा पॉल डिराक की इक्वेशन तो बहुत अच्छे तरीके से बता रही है कि जी कि जो एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही है. मगर एक कैविएट था, या एक ऐसी बात थी, बट ओनली इफ यू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स. तो वो वर्चुअल पार्टिकल्स जिनको हम कह रहे थे कि वो इमेजिनरी हैं या हम उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, पॉल डिराक की इक्वेशन जो है वो तभी सही होती है अगर वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करती हैं. और वो पहले ही हमें पता है कि पॉल डिराक की जो इक्वेशन थी वो बहुत ही ब्यूटीफुली फाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर रही थी. सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो डिटेल्ड जनरल स्पेक्ट्रम को डिटेल से बता रही थी, वो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रही थी. पिक्टोरियली दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज. हाइड्रोजन एटम्स आर यूजुअली पिक्चर्ड इन केमिस्ट्री बुक्स समथिंग लाइक दिस, विद अ प्रोटॉन एट द सेंटर एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड इट. तो एक हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, एक प्रोटॉन सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, उसके गिर्द घूम रहा है. ठीक है, जंपिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स. तो जैसे अब इधर हमें एक लेवल ये है तो एक लेवल ये बाहर वाला है, तो ये क्या करेगा, ये इस लेवल से इस लेवल पे जाएगा, तो ये कोई फोटोन को ऑब्जर्व करेगा तो ऊपर चला जाएगा, फोटोन इमिट करके वापस इधर चला जा सकता है. ठीक है, ये एक्साइटेशन पे कितना गर्म आप इसको कर रहे हैं. ठीक है, मगर however, once we allow for the possibility that electron-positron pairs can spontaneously appear from nothing for a bit before annihilating each other, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन गया. इलेक्ट्रॉन का पेयर ये है और पॉजिट्रॉन का, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ये है और पॉजिट्रॉन ये. तो होता क्या है कि जब वर्चुअल पार्टिकल्स निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के करीब निकलता है, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन है वो इधर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा. ये दोनों एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं, इसलिए पॉजिट्रॉन हमेशा आउटसाइड ऑफ द क्या होता है, बाहर की तरफ ज्यादा जाता है. ठीक है, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन होता है. मगर क्या होगा, ये दोनों टकरा जाएंगे आपस में और ये वाला सिर्फ रह जाएगा. तो इस तरह ये जंप करके लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा. ठीक है जी, तो ये चीज होती है जो कि बेसिकली हो रही होती है. ठीक है, over any short time the hydrogen atoms looks like as shown in the figure. तो प्लैंक टाइम के ऊपर हाइड्रोजन एटम जो है वो इस तरह दिख रहा होता है, बहुत ही छोटे से टाइम के ऊपर इस तरह से दिखता है. ठीक है, सो द मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन इन ऑल ऑफ साइंस. तो पॉल डिराक की जो इक्वेशन है, डिराक्स इक्वेशन को कहा जाता है कि ये साइंस की सबसे ज्यादा क्या है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन है. When a virtual particle pair appears, the virtual electron being negatively charged likes to hang around closer to the proton, जैसे कि मैंने पहले बताया. In contrast, the positron likes to stay away, वो दूर रहना चाहता है उससे. In any case, what is clear from the picture is that the actual charge distribution in the hydrogen atom is not at any instant described by simply a single electron and a positron. तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर, वो किसी भी इंस्टेंट पे सिर्फ एक अकेले प्रोटॉन और अकेले इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. Physicists learned after all the hard work by Feynman and others that we can use Dirac's equation to calculate to an arbitrary high precision the impact on the spectrum of hydrogen of all the possible virtual particles that may exist intermittently in its vicinity. तो क्या करते हैं, पॉल डिराक की इक्वेशन क्या करती है, श्रोडिंगर की इक्वेशन जो थी वो सिर्फ जनरल स्पेक्ट्रम बता रही, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से इफेक्ट बता रही थी. फिर पॉल डिराक की जो इक्वेशन है वो इन वर्चुअल पार्टिकल्स को भी इनकॉर्पोरेट करती है और फिर वो पूरी की पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करती है. In astronomy, the most recent observation of cosmic microwave background radiation allows us to compare with theoretical predictions at the level of perhaps 1 part in 100,000, which is remarkable. यानी
जो हमने पीछे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का बताया, वो थ्योरेटिकल मॉडल के कितना करीब है, 1 पार्ट इन 100,000, यानी बहुत ही एक्यूरेट है वो। मगर however using Dirac's equation and the predicted existence of virtual particles, we can calculate the value of atomic parameters and compare them with observations to and have a remarkable agreement at the level of 1 part in a billion or better virtual particles therefore exist। तो क्या है, जब पॉल डीराक की इक्वेशन और वर्चुअल पार्टिकल्स को लेके और बाकी सारी चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि थ्योरी और प्रेडिक्शन, थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के दरमियान में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 पार्ट इन 1 बिलियन का जो है ना वो एरर मार्जिन है बस। यानी इतनी एक्यूरेट, यानी इसे कहते हैं कि पूरी थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो प्रेडिक्शन है वो पॉल डीराक की इक्वेशन है, जो कि एटम्स को डिफाइन करती है। तो प्रोटॉन्स एंड वर्चुअल पार्टिकल्स, अब प्रोटॉन्स जो है वो जारी बात है, हमें पता है कि प्रोटॉन्स भी अप क्वार्क डाउन क्वार्क इनके बने होते हैं, ठीक है जी। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 1970s वाज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वार्क इंटरेक्शंस। पहले तो जारी बात है कि नहीं पता था कि क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं, फिर क्वार्क्स डिस्कवर हुए, क्वार्क्स का आपस में इंटरेक्शन भी हमें समझ आ गया। These particles make up the protons and neutrons that form the bulk of material from which you and everything you can see is made। तो हम लोग जो हैं क्या हैं, सारे के सारे बेसिकली क्वार्क्स ही से बने हुए हैं, क्योंकि क्वार्क्स ही हैं हमारी जो कि सारा मास हमारी बॉडी का बनाते हैं। There are 3 quarks in a proton, 3 होते हैं। In addition, there are virtual particles reflecting the particles and the fields that convey the strong force between the quarks that pop in and out of existence all the time। तो क्या है, इस तरह ग्लूऑन्स होते हैं जो कि पॉप इन एंड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस करते रहते हैं, वो आपस में इनको स्ट्रॉन्ग फोर्स को कम्युनिकेट करते हैं, उनकी वजह से ये जो क्वार्क्स हैं एक प्रोटॉन की शक्ल में या न्यूट्रॉन की शक्ल में क्या करते रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में। व्हेन वी ट्राई टू फाइंड हाउ मच डू क्वार्क्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोटॉन्स मास, दैट इज वेरी लिटिल। मगर अब ये 3 क्वार्क्स जो हैं, अगर इन 3 क्वार्क्स को अलग करके इनका मास एक प्रोटॉन के मास से कंपेयर किया जाए तो वो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल एक किस्म का। But it is the virtual particles and the fields that contribute most of the energy that goes into protons, rest energy and rest mass। मगर वो क्वांटम फील्ड्स और वर्चुअल पार्टिकल्स हैं जो कि असल में प्रोटॉन को उसका असली मास देते हैं, जो उसकी रेस्ट एनर्जी और उसका रेस्ट मास है प्रोटॉन का, वो कहां से आ रहा है, वो वर्चुअल पार्टिकल से और क्वांटम फील्ड से आ रहा है। क्वांटम फील्ड्स क्या है, क्वांटम फील्ड्स की वजह से ही वर्चुअल पार्टिकल्स बनते हैं। हम अगले चैप्टर्स में इसको फिर डिटेल में भी बाद में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये जो क्वांटम पार्टिकल जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं, यही बेसिकली ये जो फ्लक्चुएशंस है बेसिकली ये क्वांटम फील्ड्स की फ्लक्चुएशंस है। इनके अंदर जब फ्लक्चुएट करती हैं तो उसकी वजह से वर्चुअल पार्टिकल्स निकलते हैं, प्लैंक टाइम के ऊपर वो बनते हैं, फिर उसी के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, वो इनहेलेट हो जाते हैं। नाउ इफ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्ट्स ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स ऑन द अदरवाइज एम्प्टी स्पेस इन एंड अराउंड एटम्स, तो अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें वर्चुअल पार्टिकल्स का जो इफेक्ट है प्रोटॉन्स या एटम्स के अंदर और उनसे बाहर, तो वो क्या होगा, एंड वी कैन कैलकुलेट द इफेक्ट्स ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स ऑन अदरवाइज एम्प्टी स्पेस इनसाइड ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन के अराउंड जो एम्प्टी स्पेस है उसे भी देख सकते हैं, और प्रोटॉन का जो इनसाइड एम्प्टी स्पेस है, उन दोनों के लिए हम अगर वर्चुअल पार्टिकल्स के इफेक्ट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, then shouldn't we be able to calculate the effects of virtual particles on truly empty space। यानी अगर हम प्रोटॉन के अंदर जो है ना वर्चुअल पार्टिकल्स के इफेक्ट को कैलकुलेट कर लें और फिर हम एम्प्टी स्पेस के अंदर वर्चुअल पार्टिकल्स के इफेक्ट को कैलकुलेट कर लें और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें एग्जैक्टली इस बात का पता चल जाएगा कि जी एम्प्टी स्पेस के ऊपर जो है वो कितना इफेक्ट है वर्चुअल पार्टिकल्स का, ठीक है। मगर ये कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड है और इसने फिजिक्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के दरमियान गैप है वो इस ऑब्जर्वेशन में। इफ वी कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स ऑन अ प्रोटॉन और एन एटम, वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल एनर्जी ऑफ एटम और प्रोटॉन इंक्लूडिंग द वर्चुअल पार्टिकल्स। तो अगर हम करें तो हम क्या करते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स का इफेक्ट क्या, अगर हम वर्चुअल पार्टिकल्स का इफेक्ट और एटम का इफेक्ट पूरे का पूरा इकट्ठा कैलकुलेट करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एटम का
या प्रोटॉन का प्रोटॉन जो है उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी दैट द वर्चुअल पार्टिकल वुड कंट्रीब्यूट विदाउट एन एटम और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एम्प्टी स्पेस। और फिर हम दूसरे में क्या करें, हम एम्प्टी स्पेस में जो है ना वर्चुअल पार्टिकल्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने, एंड देन वी सबट्रैक्ट द टू नंबर्स इन ऑर्डर टू फाइंड द नेट इंपैक्ट अपॉन द एटम और प्रोटॉन। फिर हमें ये पता चल जाएगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमें पता लग जाएगा क्वांटम पार्टिकल्स का इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर या एटम के ऊपर क्या होता है। ठीक है, वी डू दिस बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट ईच ऑफ दीज टू एनर्जीज इज फॉर्मली इन्फिनिट व्हेन वी अटेम्प्ट टू सॉल्व द अप्रोप्रिएट इक्वेशंस, बट when we subtract the two quantities we end up with a finite difference, and moreover one that agrees precisely with the measured value। ठीक है, तो हमें एक डिफरेंस मिलता है जो कि एग्री करता है प्रिसाइसली मेजर्ड वैल्यू के साथ। हाउएवर इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स ऑन एम्प्टी स्पेस अलोन, अगर हम सिर्फ एम्प्टी स्पेस पे वर्चुअल पार्टिकल्स का इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करें, वी हैव नथिंग टू सबट्रैक्ट, कोई भी माइनस होने वाली चीज नहीं है, एंड द आंसर वी गेट इज देयरफॉर इनफिनिट। तो आंसर क्या है, वो इनफिनिट है। क्लियरली द एनर्जी ऑफ एम्प्टी स्पेस और एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर कैन नॉट बी फिजिकली इनफाइनाइट। तो एम्प्टी स्पेस की एनर्जी इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती, अगर इनफाइनाइट हो तो फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। सो वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू द कैलकुलेशन एंड गेट अ फाइनाइट आंसर। तो हमें एक फाइनाइट आंसर ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वांटम फील्ड्स जो हैं वो इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही होती हैं एक स्पेस के अंदर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द सोर्स ऑफ द इंफिनिटी इज इजी टू डिस्क्राइब when we consider all possible virtual particles that can appear। जितने भी हम वर्चुअल पार्टिकल्स को अगर हम उन्हें कैलकुलेट करें, और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फिर क्या कहता है, that the uncertainty in the measured energy of a system is inversely proportional to the length of time over which you can observe it। तो क्या है, क्या कहता है कि एक सिस्टम में कितनी अनसर्टेनिटी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस चीज के कि कितनी देर तक आप उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, जितना कम टाइम होगा सिस्टम उतना सर्टन होगा, जितना ज्यादा होगा उतना अनसर्टन होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट पार्टिकल्स कैरिंग मोर एनर्जी इवन कैन अपीयर स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नथिंग एज लॉन्ग एज दे देन डिसअपीयर इन एवर शॉर्टर टाइम्स। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत 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 कम टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ही हाई एनर्जी की फ्लक्चुएशंस भी क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं। ठीक है, वो भी हो सकती हैं। इन प्रिंसिपल पार्टिकल्स कैन देयरफॉर कैरी ऑलमोस्ट इन्फिनिट एनर्जी एज लॉन्ग एज दे डिसअपीयर इन ऑलमोस्ट इन्फिनिटेसिमली शॉर्ट टाइम्स। के बहुत ही कम टाइम के अंदर अगर पार्टिकल्स डिसअपीयर हो जाएं तो उसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी एनर्जी बहुत ही हाई हो सकती है। ठीक है, आगे चैप्टर्स में हम जाएंगे तो उसमें इस बात को भी लेता भी है। तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का प्रॉब्लम क्या है, thus we might hope that the new physics associated with quantum gravity will somehow cut off the effects of virtual particles that live for less time than the Planck time। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इतनी इन्फिनिटली हाई एनर्जी के पार्टिकल्स निकल सकते हैं और वो बहुत ही इन्फिनिटली स्मॉल टाइम्स के ऊपर डिसअपीयर हो सकते हैं, तो उनके फैक्ट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें तो आंसर बहुत ही अजीब सा आता है। एंड इट इज कॉल्ड, इफ वी देन कंसिडर द कम्युलेटिव इफेक्ट्स ऑफ ओनली वर्चुअल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जीज इक्वल टू लोअर देन दैट अलाउड बाय दिस टेम्पोरल कट ऑफ, वी अराइव एट a finite estimate for the energy that virtual particles contribute to nothing। तो क्या होता है, अगर हम कंसिडर करें इनका ओवरऑल इफेक्ट, जो पार्टिकल्स बार बार अपीयर हो रहे हैं, यानी एक स्पेस में एक एटम के गिर्द बहुत सारी जगहों पे क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रही हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत हाई एनर्जी की क्वांटम फ्लक्चुएशन जो है वो थ्योरेटिकल मॉडल के मुताबिक हो सकती है। ठीक है, अब अगर बार बार बहुत ही कम टाइम यानी इन्फिनिटली स्मॉल टाइम्स हैं वो, उनको अगर हम बार बार उनके ऊपर हम कैलकुलेट करें कि कितने पार्टिकल्स इस तरह बनते हैं और फ्लक्चुएशन होती है और वो वापस खत्म हो जाती है, तो जो टेम्पोरल कट ऑफ है वो क्या है, प्लांक टाइम से कम। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा
प्रॉब्लम खड़ा होता है, क्योंकि ये जो एस्टिमेट है उस एनर्जी को जो कि बहुत ही कम टाइम के ऊपर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, जो कि बहुत ही हाई एनर्जी की हैं, उन्हें अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या निकलता है, ये 1 with 120 जीरोस निकलता है। ठीक है, यानी ये इतना बड़ा है कि फ्री स्पेस के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके मुताबिक ये किसी तरह से रिकंसाइल हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है, टाइम्स लार्जर देन द एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑल द नोन मैटर इन द यूनिवर्स। तो ये जो एनर्जीज हमें नजर आ रही हैं जो कि इस पॉइंट पे ये इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट्स के ऊपर बहुत ही हाई एनर्जी की फ्लक्चुएशंस जो हो सकती हैं वो इतनी बड़ी हैं कि पूरे यूनिवर्स में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी कि ये प्रिडिक्ट करती हैं सिर्फ और सिर्फ एक एटम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इफ एनर्जी ऑफ एम्प्टी स्पेस वर एनीवेयर नियर दिस लार्ज, यानी अगर एम्प्टी स्पेस की एनर्जी इतनी बड़ी होती, द रिपल्सिव फोर्स इंड्यूस्ड repulsive force induced, remember the energy of empty space corresponds to the cosmological constant। पीछे क्या है, हमें पता है कि एम्प्टी स्पेस की एनर्जी किस चीज को जाहिर करती है, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को। जो रिपल्सिव एनर्जी है स्पेस के अंदर, जो कि रिपल्सिव एनर्जी है एम्प्टी स्पेस के अंदर, उसको ये जाहिर करती है। वुड बी लार्ज इनफ टू ब्लो अप द अर्थ टुडे, यानी अगर हम इस जो ऊपर ये वाला जो पूरा जो फिगर है अगर इसे सच मान लिया जाए तो जमीन जो है अभी धमाके से फट जानी चाहिए, हर एटम फट जाना चाहिए, क्योंकि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इतनी ज्यादा हाई एनर्जी है कि भाई वो तो एटम्स को भी फाड़ के रख देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, but more importantly it would have been so great at early times that everything we now see in our universe would have pushed apart so quickly in the first fraction of the second of the Big Bang। यानी एक ऐसा यूनिवर्स होगा अगर वाकई इस एनर्जी को हम मान लें, जबरदस्त सही मान लें, तो ये इतना बड़ा मतलब होगा, इतना बड़ा ये इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि जैसे ही बिग बैंग हुआ था उसी टाइम इतना ज्यादा एनर्जी होनी थी कि बिग बैंग के बाद कोई चीज बन ही नहीं सकनी थी, इलेक्ट्रॉन एटम्स भी नहीं थे बन सकने अगर ये एनर्जी जो हमें मिल रही है जो कि थ्योरेटिकल मॉडल से मिल रही है, क्योंकि थ्योरेटिकल मॉडल में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें नहीं पता कि ये कैसे रिकंसाइल होगा। नो वन has ever been able to reconcile the difference between the observed value and the predicted value so far। तो ये predicted value है, मगर observed value जो है जाहिर बात हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को भी ऑब्जर्व किया और हमें पता है कि स्पेस के अंदर कितनी एनर्जी है, अब तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। आज तक कोई भी जो डीराक इक्वेशन के जरिए अगर हम पूरे यूनिवर्स पे लगा के उसको देखने की कोशिश करें तो वो जो है वो कभी भी कोई भी इस बात को नहीं कर सकता, रिकंसाइल नहीं करा सका। और हम ये सोचते हैं शायद क्वांटम ग्रेविटी आएगी तो क्वांटम ग्रेविटी क्या करेगी, इस प्रॉब्लम को क्या कर देगी, सॉल्व कर सकती है, मगर इवन के क्वांटम ग्रेविटी को भी इस तरह के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जहां 120 मतलब जीरोस उसको खत्म करने हैं क्वांटम ग्रेविटी को, वो कैसे करेगी, ये मतलब एक बहुत ही मुश्किल बात है जो कि हमें इस बात के बारे में अभी जरा भी इस बात का कोई आइडिया हमारे पास अभी तक नहीं है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमने जो मच अडू अबाउट नथिंग कि नथिंग कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कितने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, नथिंग के क्वेश्चंस क्या हैं, हमने यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लिया।